नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के फाइनल पार्ट जो कि पार्ट 2 उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने इसरो का सारा प्रोजेक्ट को स्टडी किया और अब हम पार्ट 2 में इंटरनेशनल मिशंस को स्टडी करेंगे। तो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सियम मिशन 4 के बारे में। अब ये मिशन खास इसलिए था क्योंकि इंडिया से ग्रुप ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये पहले इंडियन बन जाते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं। लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के द्वारा जून 2025 में। क्रू मेंबर्स थे शुक्ला जो इंडिया से थे, विल्सन यूएसए से, कापू हंगरी से और उजांसी जो है पोलैंड के थे। अगर हम शुभांशु शुक्ला की बात करें तो ये मेंबर है हमारे गगनयान प्रोजेक्ट के भी। अब गगनयान प्रोजेक्ट क्या है, तो इंडियन जो है स्पेस में जाएंगे। ये प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का। जो बाकी मेंबर्स है गगनयान प्रोजेक्ट के वो हैं अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, प्रशांत नैयर और साथ में शुभांशु शुक्ला तो हैं ही। अगर कहा जाए पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे, वो थे हमारे राकेश शर्मा 1984। अगला बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान का EO-1 सैटेलाइट, ये पाकिस्तान का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। आगे बात करेंगे लिग्नोसैट। ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है, डेवलप्ड बाय जापान, लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स प्रो रॉकेट। तो लिग्नोसैट आपको याद रखना है, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। आगे बात करेंगे फायर सैट के बारे में। तो इसको लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा ताकि ये वाइल्ड फायर को ट्रैक कर सके। मतलब फायर सैट नाम भी है और ये वाइल्ड फायर को ट्रैक करने के लिए बनाया गया। प्रोजेक्ट क्यूपर ये बनाया गया है टू बूस्ट रूरल ब्रॉडबैंड बाय अमेजोन। तो आपको बस याद रखना है क्यूपर से रूरल ब्रॉडबैंड, और इसको बूस्ट किया, इसको लगाया गया है अमेजोन के द्वारा। आगे बात करेंगे बायोमास मिशन के बारे में। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक मिशन है ताकि वो मैप कर सके ग्लोबल फॉरेस्ट को और उनके कार्बन कंटेंट को बिटवीन 75 डिग्री नॉर्थ एंड 56 डिग्री साउथ वाले एरिया के बीच में जो फॉरेस्ट है और उनके कार्बन कंटेंट को मैप करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे लूना ट्रेलाइजर सैटेलाइट। ये जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मून। मून में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। पंच मिशन जो है टू अंडरस्टैंड हाउ सोलर एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू सोलर विंड, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ताकि हम पता लगा सके कि किस तरीके से सोलर एटमॉस्फेयर जो है सोलर विंड में बदल जाती है। इसको पता लगाने के लिए पंच मिशन को लॉन्च किया गया था। स्पेरेक्स सैटेलाइट जो है टू एक्सप्लोर अर्ली यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज बाय नासा। तो किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ इसको स्टडी करने के लिए स्पेरेक्स सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसी तरीके से बात करते हैं यूक्लिड टेलीस्कोप के बारे में। तो ये भी इसी काम के लिए लॉन्च किया गया था टू स्टडी यूनिवर्स 10 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड ग्रेविटी। तो मतलब कि ये दोनों यूक्लिड टेलीस्कोप और स्पेरेक्स सैटेलाइट ये सब जो है इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हम किस तरीके से स्टडी कर सके कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए इनको लॉन्च किया गया था। आगे हम बात करेंगे गाया के बारे में। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जिसको कि अब रिटायर कर दिया गया है मार्च 2025 से। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में ताकि हम मिल्की वे का 3D मैपिंग कर सके। इसके लिए गाया को लॉन्च किया गया था। आगे स्कॉट सैटेलाइट की बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया है डिजांत्रा के बारे में। ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, तो आपके लिए स्कॉट सैटेलाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट है ये। आगे बात करेंगे 1010 प्रोपेलेंट मिक्सर। ये इसरो और CMTI बैंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सेफली एंड एफिशिएंटली। देखिए क्या होता है जब हम लॉन्च करते हैं किसी भी रॉकेट को, तो लॉन्चिंग के वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए प्रोपेलेंट मिक्सर की जरूरत पड़ती है। तो ये इंडिया ने खुद का बनाया है और ये वन ऑफ अ काइंड है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर है जो कि इसरो और CMTI बैंगलोर के द्वारा बनाया गया है। तो आपको इसे याद रखना है, काफ़ी खास है ये। आसाम सैट, ये आसाम का अपना एक सैटेलाइट है जिसे आसाम के द्वारा बनाया गया है। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन। ये मिशन खास इसलिए है क्योंकि ये पता लगाएगा, कोशिश कर रहा है ये पता लगाने के लिए किस तरीके से मून और मार्स में जो लाइफ है वो किस प्रकार की है। इसको पता हम अर्थ में लगा सकते हैं किस तरीके से। तो ये स्टिमुलेट करेगा मून मार्स के लाइक लाइफ को लेह लद्दाख में। इसको हैव वन भी कहते हैं, मतलब हैबिटेट वन। इसके थ्रू
ये स्टडी किया जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में ऐसे एरिया को चुना गया है जहाँ पर ऐसा हैबिटेट हो जो मून और मार्स के जैसा दिखता हो। और वैसे भी लद्दाख में ठंडा ज़्यादा है और वो एरिड रीजन है, सूखा रीजन है पूरा। तो वो रीजन कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है मार्स और मून को। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, आका स्पेस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और साथ में आईआईटी बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ये भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये आपके लिए खास है। आगे बात करेंगे हम लोग चेरनकोप टेलीस्कोप के बारे में। ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जो कि हानले लद्दाख में इसे रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये गामा रे जो आती है ना, उस गामा रे को स्टडी करता है। गामा रे से जो बचा खुचा चीज निकलता है उसको चेरनोकोप कहते हैं, उसको स्टडी करता है, इसलिए इसका नाम है चेरनोकोप टेलीस्कोप। तो आपके लिए जगह इंपॉर्टेंट है, ये है हानले लद्दाख। आगे बात करेंगे जानवी डंगेटी के बारे में। ये फर्स्ट इंडियन है जो कि मून टाइटन मिशन में जा रही है बाय टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, तो ये खास है। आगे बात करेंगे हम लोग अनिल मेनन के बारे में। ये नासा ने इनको अपॉइंट किया है फॉर एक्सपीडिशन 75 टू आईएसएस, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपीडिशन 75 है, उनके लिए अनिल मेनन को अपॉइंट किया गया है नासा के द्वारा। आगे बात करेंगे हम लोग यूरोपा क्लिपर के बारे में। टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन जुपिटर मून बाय नासा, तो जुपिटर के मून में जो लाइफ है ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है। K2-18b जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फाइंड किया है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन दिस एक्सोप्लैनेट। देखिए एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट उन प्लैनेट को कहते हैं ना जो कि अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर किसी और स्टार का अगर चक्कर काटते मिलेंगे तो उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, उसी तरीके से किसी और स्टार के चारों ओर जो प्लैनेट चक्कर काट रहा होगा उस प्लैनेट को हम लोग एक्सोप्लैनेट कहेंगे। तो K2-18b में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन दिखे हैं कि वहां पर लाइफ हो सकता है। पहुंचना थोड़ा मुश्किल है लेकिन साइन तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिखा है। आगे बात करेंगे नासा का पेंडोरा मिशन के बारे में। टू स्टडी एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर, ये वही चीज़ है कि किस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर और भी कोई सिस्टम है उसमें लाइफ किस टाइप का है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा पेंडोरा मिशन को लॉन्च किया गया। आगे बात करेंगे चंगे 5 मिशन। ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। लूनर मिशन, जो भी लूनर मिशन होगा वो मून के लिए होगा। तो चाइना के द्वारा मून से लूनर सैंपल्स को लाया गया और उसको जब स्टडी किया गया तो उसमें कुछ मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। तो चंगे 5 मिशन से ये फायदा अभी तक चाइना को भी मिल गया है। फ्रेम 2 मिशन पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है स्पेसएक्स के द्वारा, और ये फ्लाई करेगा ओवर अर्थ पोलर ऑर्बिट। तो अर्थ के पोलर ऑर्बिट वाले एरिया में फ्लाई करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के द्वारा। इसके बाद आ जाता है जांगजेंग वाई 2 सैटेलाइट। ये टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स बाय चाइना, तो चाइना के द्वारा नेचुरल डिजास्टर को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ग्रेल मिशन टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन द फार साइड डिफरेंसेस ऑफ मून ड्यू टू एंशियंट वॉल्केनिज्म क्रस्ट थिकनेस बाय नासा। देखिए क्या होता है कि मून का जो फार साइड वाला एरिया है ना, उस एरिया में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस आए हुए हैं और साथ में वहां पर बहुत सारा अर्थक्वेक भी आया हुआ है, जिसके कारण क्रस्ट का थिकनेस बहुत ज्यादा अंतर वहां पर दिखता है। इसको स्टडी करने के लिए ग्रेल मिशन को लॉन्च किया गया था। फार साइड को स्टडी करने के लिए इसके पहले चाइना का जो चांगे मिशन है वो फार साइड ऑफ द मून वाले एरिया में गया था। जैसे इसरो का साउथ वाले एरिया में गया था, इस तरह फार साइड गया था। फार साइड का मतलब क्या है? मून जो है वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो मून का जो सामने वाला साइड दिखता है वही साइड हमें अर्थ से हमेशा दिखता है, लेकिन जो साइड हमें मून का नहीं दिख रहा है उस साइड को कहते हैं मून का फार साइड। वहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। उस एरिया में जाकर के जो मिशन कंप्लीट किया जाएगा उसको ग्रेल मिशन कहेंगे नासा के द्वारा। आगे बात करेंगे IM-2 मिशन। इसका फुल फॉर्म है इंट्यूटिव मशीन्स टू मैप मून साउथ पोल बाय नासा सर्चिंग फॉर द आइस एंड रेयर मिनरल्स। तो इंडिया मतलब इसरो मून के साउथ पोल में इसलिए गया था क्योंकि हमें पता था कि वहां पर हो सकता है वाटर डिटेक्ट हो जाए। तो अब जो है उस साउथ पोल को डिटेक्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ताकि वहां पर ये पता चल सके कि कितने मात्रा में आइस है और रेयर मिनरल्स है, इसके लिए IM-2 मिशन जो है इसको नासा के द्वारा स्टडी किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, ताकि वो साउथ पोल को स्टडी कर सके। आगे बात करेंगे चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अभी वर्ल्ड में जो है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है इसमें चाइना ने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, 9 घंटे का स्पेस वॉक।
ये किया गया है दो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, काई जुजे एंड जोंग लिंग डोंग। ये चाइना के एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनके द्वारा 9 घंटे का स्पेस वॉक किया गया है। स्पेस वॉक का मतलब होता है जब वो स्पेस स्टेशन से बाहर निकल करके एक नॉर्मल एरिया में जब मूव करते हैं बाय इक्विपमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स, तो वो होता है स्पेस वॉक। आगे बात करेंगे विप्स। ये वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम है। इसको डीएसटी और ब्रिटिश काउंसिल अंडर यूकेरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूकेरी का मतलब हो गया यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि स्पेस में वुमेन की और ज़्यादा वुमेन स्पेस में जा सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। आगे बात करेंगे ब्राउन ड्रॉप के बारे में। देखिए ये सब जो है ना, ये स्टार है, ब्राउन ड्रॉप स्टार हो गए, व्हाइट ड्रॉप स्टार हो गए। अब ये होता क्या है? ब्राउन ड्रॉप को कहते हैं फेल्ड स्टार्स। फेल्ड स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टार, ये क्या होते हैं ना, प्लैनेट से ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन स्टार से छोटे होते हैं। मतलब आप साइज का अगर आकलन लगा सके तो ये जो हमारे प्लैनेट से उससे ज़्यादा बड़े होंगे लेकिन सन से छोटे होंगे, तो इसलिए ये कभी स्टार भी नहीं बन पाते हैं। और प्लैनेट से बड़े होने के कारण इनको प्लैनेट कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए कोई भी जो स्टार होता है ना, स्टार के अंदर होता है हाइड्रोजन फ्यूजन, उसके जो कोर में होता है हाइड्रोजन फ्यूजन। तो ये जो ब्राउन ड्वार्फ जिसको फेल्ड स्टार कहते हैं ना, इनके अंदर कभी भी हाइड्रोजन फ्यूजन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इनका साइज कभी उतना बड़ा होता नहीं है कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन फ्यूजन हो सके, इसलिए इसे ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। अगला बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में। अब ये व्हाइट ड्वार्फ का क्या है? डेंस स्टेलर कोर्स लेफ्ट आफ्टर स्टार्स डाई विथ मास लिमिट डिफाइंड बाय चंद्रशेखर लिमिट। देखिए क्या होता है ना, जब स्टार मर जाते हैं, जब स्टार का एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो एक स्टार बचता है ना, जिसमें सब कुछ खत्म हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ स्टार। अब इसका लिमिट को सेट किया गया चंद्रशेखर लिमिट से, इसकी जो मास है उसको बताया गया चंद्रशेखर लिमिट से। अब ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर लिमिट बताता है 1.44 टाइम्स या मास ऑफ द सन। सन के मास से किसी चीज का 1.44 टाइम्स अगर किसी चीज का मास है तो वो चंद्रशेखर लिमिट है। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में कहा गया है कि इसकी जो मास होगी वो इसने ही के बराबर होगी, इसी के बराबर होगी। आगे बात करेंगे प्लंगिंग रीजन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में। देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो ब्राउन ड्वार्फ मतलब कि अब वो बन नहीं पाया स्टार पूरे तरीके से। फिर व्हाइट ड्वार्फ, स्टार खत्म होना स्टार्ट हो गया, मर रहा है स्टार। तो अब जब स्टार मर जाता है ना, तो बाद में वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। तो हम बात करेंगे प्लंगिंग रीजन के बारे में। प्लंगिंग रीजन क्या है? अ जोन नियर ब्लैक होल वेयर मैटर स्टॉप्स ऑर्बिटिंग एंड फॉल्स स्ट्रेट इन। तो क्या होता है ना, जब कोई भी चीज ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक ऐसा जोन होता है जहां पर अब कोई भी मैटर स्पिन कर ही नहीं सकता है, अब वो सीधा सीधी डायरेक्टली फॉल कर जाएगा ब्लैक होल के अंदर में। अब ये जो है ना, ये आइंस्टाइन के रिलेटिविटी प्रिडिक्शन को पूरे तरीके से प्रमाणित करता है, क्योंकि आइंस्टाइन के रिलेटिविटी प्रिडिक्शन में कहा गया था कि मास जो है, मास अपने आप में कोलैप्स करेगा और वो जब किसी ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो वहां पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ब्लैक होल एक ऐसा एरिया होगा जहां पर लाइट तक नहीं, आप लाइट भी नहीं, लाइट की भी कोई भी एनर्जी वहां पर बचेगी नहीं। तो वो ब्लैक होल के एक ऐसे एरिया के बारे में आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया था। तो ये प्लंगिंग रीजन जो है ना, वो एक जोन है ब्लैक होल के पास जहां पर मैटर जो ऑर्बिट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वो मैटर अब डायरेक्टली अंडर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब अब उसके अंदर चला जाएगा और वहां से बाहर आने का कोई भी रास्ता उसके पास बचेगा ही नहीं। तो ऐसे रीजन को कहते हैं प्लंगिंग रीजन। आगे बात करेंगे हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड शेयरिंग अ प्लैनेट्स ऑर्बिट ऑफ स्टेबल लैंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक एस्ट्रॉइड जो है, जो प्लैनेट का एक लैंगरिंग पॉइंट, एक ऐसा रीजन होता है जो इक्वल डिस्टेंस में, जहां पर कोई भी सैटेलाइट को अगर हम वहां पर रखते हैं ना, तो वो अच्छे तरीके से उस पूरे एरिया का डायमेंशन को हमको बता सकता है, उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो है ना, एक एस्ट्रॉइड है जो शेयर करता है प्लैनेट के ऑर्बिट को एक स्टेबल लैंगरिंग पॉइंट को, इसको ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहते हैं। आगे हम बात करेंगे आइंस्टाइन रिंग के बारे में। अ ग्लोइंग लाइट फॉर्म्ड बाय बेंडिंग लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक गैलेक्सीज हेल्पिंग साइंटिस्ट टू स्टडी डार्क मैटर। देखिए आइंस्टाइन रिंग वही एरिया होती है, जब ब्लैक होल के पास का एरिया, जहां पर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा वहां पर ग्रेविटी होती है कि किसी कोई भी चीज़ उसके अंदर चला जाए, तो दूर से देखने पर जब लाइट उसके अंदर जाते रहता है ना, तो वो एक रिंग का शेप ले लेता है। जब लाइट ब्लैक होल के अंदर जाने वाला होता है, तो ब्लैक होल के अंदर जाने के पहले एक रिंग के स्ट्रक्चर वो ले लेता है। इसको हम लोग आइंस्टीन रिंग कहते हैं।
आगे बात करेंगे हम लोग एक्रेडिटेशन डिस्क के बारे में। अ ग्लोइंग डिस्क ऑफ गैस स्वेडलिंग अलोंग अ ब्लैक होल। तो गैस का एक पूरा जत्था जब ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है बहुत तेजी से, उसे हम लोग एक्रेडिटेशन डिस्क कहते हैं। क्यूपी सुपर स्ट्रक्चर, ये बिगेस्ट नॉन स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। ये गैलेक्सीज का क्लस्टर से बना रहता है और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1.3 बिलियन ईयर्स की लेंथ इसकी होती है। आगे बात करेंगे न्यू बैक्टीरिया जो है स्पेस में डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है नियाला तियांगोनेसिस। तियांगोनेसिस इसलिए क्योंकि ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन के में पाया गया है, इसीलिए इसका नाम है नियाला तियांगोनेसिस। बाय चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा इसको ढूंढा गया है। थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि वो अंटार्कटिका से स्पेस स्टडी कर सके। ताइवान 2 मिशन, ये जो है ताइवान 2 मिशन टू कलेक्ट एस्ट्रॉइड सैंपल्स फ्रॉम कॉमेट्स बाय चाइना। तो कॉमेट से जो है ना हम लोग एस्ट्रॉइड सैंपल को स्टडी करने के लिए ये तियानवें मिशन को लॉन्च किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब, ये अभी तक सन के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन था और ये पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था और ये सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पोलरिस डाउन मिशन, ये स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक है और ये रीच किया अभी तक का हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट को। आगे बात करेंगे सुनीता विलियम्स के रिटर्न के बारे में। सुनीता विलियम ने 9 महीने स्पेस में बिताया, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 286 दिन इन स्पेस, मतलब कि 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक उन्होंने किया। इन्होंने सरपास किया पेगी विटसन को। अब ये क्या हुआ था कि वो आ नहीं पा रही थी क्योंकि जो बोइंग स्टार लाइनर था जिसे लॉन्च किया गया था 2024 में, वो खराब हो जाता है और तकरीबन 9 महीने लगते हैं नासा को उन्हें वापस लाने में। और फाइनली जब वो धरती में आती है तो आती है स्पेसएक्स ड्रैगन से, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। इसके बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, अभी तक जितना भी अपडेटेड वर्जन था मैंने वो आपको बता दिया। इसके आगे अगर कुछ भी आएगा एग्जाम के पहले तक तो मैं वो ये आपके लिए अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बातों को जानने के लिए एस्पेरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।